हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत जनरल क्वेश्चन रहता है मेरे व्यूअर्स का कि हम पोर्टफोलियो अपना कैसे बनाएं, है ना। मतलब हम किन कंपनियों को परचेस करें, कैसे पता लगाएं कि इस कंपनीज में हम पैसा डाल सकते हैं, जो भी अगर एक बकेट बना रहे हैं पोर्टफोलियो बकेट। तो फ्रेंड्स देखो, एक सिंपल सा देखो, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको सेक्टर टेलविंड्स देखनी है। देखो, 5-10 सेक्टर से अलग अलग, 2-4-5 सेक्टर से हम एक एक दो दो कंपनी सेलेक्ट कर लिए सेक्टर। उस सेक्टर्स में हमको मतलब वैल्यूएशंस वाइज हम कंपेयर करें, पीयर टू पीयर एनालिसिस करें। तो हम मतलब जो हमको कंपनी पे लगे कि हाँ इसके वैल्यूएशंस ठीक ठाक है और इसमें ग्रोथ का आउटलुक है। ग्रोथ का आउटलुक क्या है, मतलब ग्रोथ बोलूंगा तो मैं बार बार देखो 10 बार आपको रिपीट करना है, मैं भी बार बार वही वही रिपीट करता हूँ। हमको प्रॉफिट ग्रोथ पे फोकस करना है। वी आर प्रॉफिट ग्रोथ हंगर्स। ठीक है। सिर्फ हमको भाई देखो, हम शेयर मार्केट में आए, हम इतना अपना समय देते हैं और हम मतलब डीप रिसर्च करके जो भी एनालाइज करके हम पैसा लगाते हैं, हम हार्ड अर्न मनी को पैसा लगा रहे हैं वहां पे। तो हमको क्या करना है, पैसे को डुबाना नहीं है। ठीक है। पहला रूल तो यही है। आप जितनी भी किताब जाके देख लो, वॉरेन बफेट की या उनके भी जो गुरु थे सबके, रूल नंबर 1 प्रोटेक्ट योर कैपिटल सेफली। और रूल नंबर 2 क्या है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो भाई हमको रूल नंबर 1 को नहीं बोलना है, हमको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे होगा हमारा कैपिटल, देखो फिर से वापस मैं बताता हूँ आपको। हमको पैसा लगाना है जिस सेक्टर्स में अभी टेलविंड्स हैं, जिसमें हमको दिख रहा है आने वाले समय में 2-4 समय में टेलविंड्स हैं। अलग अलग 5-10 सेक्टर, जिसको भी जो भी सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं आप चॉइस कर लो। उसमें से आप हर सेक्टर से एक एक दो दो कंपनियां, जो मतलब आप स्टडी करके पीयर टू पीयर एनालिसिस कंपेयर करके, फिर आप सपोज आप 20-25 स्टॉक से 30 स्टॉक्स का आप पोर्टफोलियो बकेट बना रहे हो। ठीक है। तो उसमें से क्या होगा भाई, जो कंपनियां वैल्यूएशन वाइज आपको ठीक लगे, मतलब जिसमें पैसा गंवाने का चांसेस कम रहे, क्योंकि मैंने क्या बताया रूल नंबर 1 कि नेवर मतलब ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, नेवर लूज मनी। ठीक है। रूल नंबर 1 यही है ना। तो वो कैसे होगा, जब हम वैल्यूएशंस को ध्यान से देखेंगे, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। और वैल्यूएशन के हिसाब से उसमें ग्रोथ रहे, हमको ग्रोथ की आउटलुक दिखे हमको। ठीक है। तो ग्रोथ का आउटलुक मैंने क्या बताया, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। बार बार मैं आप सबसे भी चाहूंगा आप रिपीट करो, कम से कम कमेंट्स में आप लिखो प्रॉफिट ग्रोथ। वी आर फोकस्ड ओनली ऑन प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट का अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। उस कंपनी में हमेशा प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए, उसमें ही हम फोकस करेंगे। और प्रॉफिट तेजी से बढ़ता है तो हम नहीं, पूरा मार्केट उसके लिए हंगरी है। इसीलिए ऐसी बहुत कम कंपनी होती हैं जिसमें हमको वैल्यूएशंस कंफर्टेबल मिले, जिसका प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। ठीक है। आप स्क्रीनर में डाटा भी चेक कर लेना, जिसके भी प्रॉफिट, जिस भी कंपनी में फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट में अगर प्रॉफिट अप ट्रेंड है, तो उसका स्टॉक का प्राइस भी अप ट्रेंड है, उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी हमेशा। तो हमको ये हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें प्रॉफिट बढ़ने वाला है, और प्रॉफिट बढ़ने वाला है और अभी वैल्यूएशन चीप है। देखो मैं इतने सारे वीडियो किया हूँ, आप ध्यान से देखोगे हर कंपनी का एक एनालिसिस, तो हम पी रेशियो, पैग रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। तो आप उससे आप एक फेयर वैल्यूएशन देख सकते हो कि अभी किस वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है और इसके क्या ग्रोथ आउटलुक्स हो सकते हैं। ठीक है। तो सेक्टर की कुछ सेलेक्टेड कंपनियां, फिर मेन क्यों है, इतनी सर्चिंग क्यों करें हम, प्रॉफिट अप ट्रेंड, प्रॉफिट अप ट्रेंड, प्रॉफिट अप ट्रेंड के लिए। ठीक है। हमको प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए, मतलब प्रॉफिट में बढ़ोतरी होने, अगर अभी 10 करोड़ कमा रही है इस साल, तो अगले साल 15, फिर 20, मतलब एटलीस्ट 20-25% से प्रॉफिट में ग्रोथ आए। जब तक प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी तब तक हम उस कंपनी से जुड़े रहेंगे। भाई सीधा मुद्दा है, हम किसी कंपनी से जाके मैरिज नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, लाइफ टाइम पार्टनर नहीं बना रहे हैं। जब तक वो हमको पैसा बना के दे रहा है तब तक ही हम उसके साथ है। ठीक है। आपको ये अगर रूड लगेगा, मैं समझ सकता हूँ आपको रूड लग रहा है, लेकिन यही सच्चाई है। अब वॉरेन बफेट की मतलब इतना मिथ बना हुआ है कि वो बाय एंड फॉर एवर, बाय एंड होल्ड फॉर एवर, ऐसा कुछ नहीं होता। आप डाटा निकाल के देख लो, वो भी बहुत लिमिटेड कंपनी में ही पूरे डिकेडल तक ही इन्वेस्टेड है, बहुत कम ऐसी नंबर ऑफ कंपनीज है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या आया, प्रॉफिट अप ट्रेंड। और प्रॉफिट अप ट्रेंड कैसे देखना है, पीछे आप देख के देखो। आप गाड़ी चला रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ, तो पीछे का मिरर देख के तो आप नहीं चला सकते। ऐसा क्या ट्रिगर प्ले हो रहा है भाई, कुछ कैपेक्स हो रहा है, कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च
कर रही है भाई, एकदम से आसमान से जादू तो नहीं टपकेगा, मैजिक तो नहीं होगा कि प्रॉफिट इसका बढ़ जाएगा। कुछ तो ट्रिगर हो रहा होगा, मतलब कैपेक्स प्लान कर रही है, इंडस्ट्री नया ज्योग्राफी में एंटर कर रही है, ठीक है, नया मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, कुछ भी है। तो यही सब हमको डाटा चेक करना है कि फ्यूचर का आउटलुक क्या है। सिंपल कैपेक्स देखना है, कंपनी कैसे कर रही है, क्या गाइडेंस देख रही है, ऐसे करके। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारी कंपनी को आप देखोगे, वॉच लिस्ट बनाओगे, तब आपको गिनी चुनी कुछ कंपनीज मिलती है। तो फ्रेंड्स ये शॉर्ट था, एक शॉर्ट में मैं सोचा आपको बता दूं कि अगर पोर्टफोलियो बास्केट आपको बनाना है, जैसे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे व्यूअर्स के, तो मैं सोचा इसमें वीडियो ही बोल दूं। अब देखो फॉर एग्जांपल के लिए, अब मैं एक कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, वो भी उसमें भी हमको लग रहा है अभी मतलब सेक्टर टेलविंड्स है। सेक्टर टेलविंड्स कैसे जाने वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा से हम कंपनी में आते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, देखो ये कंपनी को मैं उठा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको बाय सेल रिकमेंडेशन के ना लें, आप इसको जस्ट एज अ एजुकेशनल पर्पस ही समझें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि देखो चाइना+1 वाला जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है, फैक्ट्रियाँ सब शिफ्ट हो रही है। बांग्लादेश में जियो पॉलिटिकल टेंशन जो हुए उसके कारण भी देखो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आ रही है। यूएस और इंडिया के रिलेशन मतलब वो तो खैर अभी के लिए जो लग रहे हैं ठीक ठाक है। तो एक कंपनी मैं उठाता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जिसका नाम है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखो इंडोकाउंट इंडस्ट्री जो है मार्केट लीडर है, B2B मैन्युफैक्चरर है, और इसका मतलब होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। जैसे कि अदर जो मैन्युफैक्चरर जैसे काइटेक्स हो गया, बेला कासा हो गया, या थॉमस स्कॉट वगैरह जो कंपनियां हैं, ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन ये कंपनी होम लिनन मतलब बेडशीट, कंफर्टर्स, और जो भी पिलो कवर्स, लिनन एक्सेट्रा, चादर वगैरह जो भी घर में यूज़ होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या होटल्स में, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो यूज़ होता है वहाँ सब में ये वही सब बनाती है, होम टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इसका जैसे है 90 to 95% जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आता है, बाकी रिमेनिंग इंडिया से आता है, वो भी मेजर एक्सपोर्ट्स कहाँ, यूएस में, ठीक है। और इंडिया जो है 60% कंट्रीब्यूट करता है होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, पूरे अगर इंडस्ट्री में हम देखें तो। अब देखो इसको लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था, बिजनेस मॉडल डिटेल में बताया था, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो एक बार देख लेना डिटेल में। अब जो है इसका Q3 का डाटा से मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, और कुछ कॉन कॉल भी मैंने स्टडी की, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको सिंपल से एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कंपनी ने 3 ब्रांड एक्वायर किए थे, ठीक है, एक था मॉडर्न होम टेक्सटाइल, फ्लुएटेक्स और वामसूता ब्रांड। तो ये जो तीनों ब्रांड है इसको एक्वायर किया था, मतलब लग्जरी ब्रांड होम टेक्सटाइल में ये है, यूएस में इनके स्टोर्स भी हैं वहाँ पे। तो उसमें कैपेक्स करके कंपनी आगे बढ़ी है उसमें, इस मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में ही इन्होंने इसको लाइव किया है। और दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग, जो इसकी कैपेसिटी है वो अराउंड 153 मिलियन की है पर ईयर की, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मिलियन मीटर्स। तो अभी 50 पिछले Q2 में हमने देखा था ये लगभग 50% के आसपास ये अपनी यूटिलाइजेशन पहुंच पाया था। तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ रही है, और ये टारगेट कर रही है कि FY25 में पूरे 110 या 115 मिलियन के आसपास वॉल्यूम, इतने मतलब मिलियन मीटर्स ऑफ वॉल्यूम कपड़े मैन्युफैक्चर, सॉरी कपड़े बोल दिया मैं, होम टेक्सटाइल जो भी है वो मैन्युफैक्चर कर पाए, ठीक है। तो अब ये रही इसकी कैपेसिटी, और जो ये गाइड कर रही है इतने 110 मतलब मिलियन मीटर के आसपास। दूसरा इसका जो रेवेन्यू है 100 करोड़ के आसपास जो आया है, वो अभी नए ब्रांड से आया है, मतलब वो नए ब्रांड्स जो हैं जिसको इन्होंने एक्वायर किया, कैपेक्स किया, उससे रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है। अब देखो ट्रिगर्स क्या थे, लास्ट टाइम भी बताया कि China+1 स्ट्रेटेजी है, और आप देखो कि शेयर इंक्रीज हो रहा है। डाटा में जो रिपोर्ट्स आती है, इंडस्ट्री रिपोर्ट, उसमें आप देख सकते हो कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में टू यूएस, अदर कंट्रीज, यूरोप वगैरह, वो ऑब्वियस है बढ़ रहा है चाइना के मुकाबले, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा टेलविंड साबित हो सकता है इस सेक्टर के लिए। और हाँ, कंपनी ने गाइडेंस दी है कि FY28 में अब ये अपना रेवेन्यू डबल कर देगी, ठीक है। अब इसने एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी ओपन किया, प्योरली वो पिलोज के लिए, मतलब 18 मिलियन पिलोज वहाँ से ये बना लेगी। वो लगभग रेवेन्यू कंट्रीब्यूट स्टार्ट करेगा सितंबर 2025 से। ये भी एक कैपेक्स कर रही है। अब कुछ हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। देखो Q3 में जो इसका डाटा आया वो अराउंड आप देखोगे 61% से रेवेन्यू में जंप आया, और पैट ग्रोथ आई 30%,
अराउंड 75 करोड़ का पैट रहा और 1168 करोड़ का रेवेन्यू आया। ठीक है, Q3 का डाटा तो बहुत अच्छा रहा, है ना, लेकिन पैट मार्जिन्स में प्रेशर रहा। क्यों रहा? क्योंकि कंपनी ने डेट लिया हुआ था, इतना सारा कैपेक्स किया, तो इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण भी इसका पैट मार्जिन्स थोड़े कम हुए। और ऑब्वियस है एक्सपेंशन फेज में मतलब जो खर्चे रहते हैं अपफ्रंट रहते हैं, जब तक बिजनेस स्केल हो, जो भी ब्रांड्स ये एक्वायर किए हैं साल भर तो मतलब उसको स्केल करने में ही लगता है, तो जो एम्प्लॉयज़ है, जो बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसके उसके कारण मतलब पैट में एक दबाव रहा, प्रेशर रहा मार्जिन्स में, क्योंकि मार्जिन्स भी इसके एबिटा मार्जिन्स देखोगे आप 15 टू 16% के आसपास रहते थे, अभी थोड़े से कम हुए हैं, 13% के आसपास रहे। और मैनेजमेंट का यही गाइडेंस रहा कि FY26 में आने वाले साल में, मतलब FY25 में तो एबिटा मार्जिन 15% के आसपास रहेंगे स्टेबल, इनका यही कहना था। अगले साल जो है FY26 में मार्च तक में मार्जिन में प्रेशर रहेगा, 13% के आसपास मार्जिन जा सकता है, मतलब 1.5 टू 2% के आसपास एबिटा मार्जिन में डिक्लाइन आ सकता है। उसके बाद जैसे बिजनेस ये सब जो नए ब्रांड्स इन्होंने एक्वायर किया, कैपेसिटी बढ़ाई है, कैपेक्स किया है, वो जैसे स्केल करेंगे तो हमको एबिटा मार्जिन वापस ऊपर की ओर दिखेगी और 15 के ऊपर भी जा सकती है, वो भी इन्होंने कहा। बाकी डिटेल में इनका था कॉन कॉल में कि FY26 में जो ये गाइड किए थे, मतलब और डिटेल में FY26 और उसके मतलब अभी कुछ इन्होंने कैपेक्स वगैरह नहीं बताया, बोले Q4 की जो कॉन कॉल रहेगी तो डिटेल में और हम गाइडेंस देंगे FY26 के लिए। ईयर एंड रहेगा तो ऑब्वियस है हर कंपनी अपना कॉन कॉल और उसमें डिटेल में बात करेगी, ठीक है। और FY25 के आसपास 463 करोड़ के आसपास कैपेक्स है इनका। अब देखो इनका डेट लेवल भी जो है इतना अच्छा खासा कैपेक्स कर रही है, लेकिन हम रिजर्व से अगर कंपेयर करें तो एक डेट टू इक्विटी रेशियो भी अराउंड 0.66 के आसपास आ रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट मिला के अराउंड 1400 करोड़ के आसपास है, और रिजर्व इसके अराउंड 2200 करोड़ के आसपास है अभी, तो 0.66 के आसपास डेट आ रहा है। और नेट डेट आप देखोगे, मतलब शॉर्ट टर्म वगैरह को हटा के और जो लॉन्ग टर्म और उसमें भी नेट अपन एक निकालते हैं नेट डेट, 150 करोड़ के आसपास है, तो मतलब वो मैनेजेबल है कंपनी, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है तो उसको मैनेज कर लेगी। कैपेक्स भी कर रही है, इंटरेस्ट पे पैसा उठाया हुआ है तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी लग रहा है ना। अब देखो दूसरा क्या है कि अब देखो जैसे मैं क्या बताया वीडियो के स्टार्ट में कि अगर हम फोकस कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स में जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, 5-10 सेक्टर को उठा लिए, उसमें एक एक दो दो कंपनी हम चॉइस कर लिए जो हमको वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रही है, ग्रोथ के आउटलुक है, हमको गाड़ी चलाते समय आगे देखना है कि क्या मतलब अलग अलग है, जैसे ऑर्डर बुक है किसी कंपनी का, मतलब ईपीसी वाले कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वाली, तो उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा तो कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर बुक क्या है। और ये सब वाली जो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है उसमें भाई नया प्रोडक्ट क्या आ रहा है या फिर कितना कैपेक्स कर रही है, नया फैक्ट्री क्या ला रही है, उससे समझ में आएगा। कुछ कंपनियां जो रिटेल वगैरह में काम करती हैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो उससे हमको समझ में आता है, तो हमको ग्रोथ ट्रिगर्स, ग्रोथ आउटलुक चेक करना है, उसके हिसाब से अपने हिसाब से प्ले करना है। भाई देखो गेम में मज़ा आना चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप इतना डिटेल में आपको अच्छा लगता है बिजनेसेस को जानना, तो फिर आपके लिए गेम धीरे धीरे आप समझते जाओगे तो आसान होते जाएगा आपके लिए। अब दूसरा ये वाला जो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, ये एक बहुत सिक्लिकल इंडस्ट्री है, सिक्लिकल सेक्टर है। अगर आप नए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस सेक्टर से दूर रहो, क्योंकि देखो इसमें ना एबिटा मार्जिन जो है मतलब अब रिस्क में भी आते हैं हम, रिस्क फैक्टर्स में भी, कि एबिटा मार्जिन जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि कभी रॉ मटेरियल का प्राइस अप डाउन होता है और कंपटीशन भी है इसके, जो जैसे इंडोकाउंट इंडस्ट्री का टेक्सटाइल से मैंने उठाया तो इसके मैं कॉम्पिटिटर भी आपको बताता हूँ। वेलिस्पन एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, स्प्रिंग ग्लोबल है, ट्राइडेंट है, स्प्रिंग ग्लोबल, ट्राइडेंट और आइकिया करके जो एक कंपनी है, ये सब अच्छे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। और चाइना में देखो बहुत लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। अभी तो ठीक है टेलविंड्स हैं क्योंकि बहुत महत्व मिल रहा है इंडिया को, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिसी चेंज हुई या कुछ ऐसा जो भी अगर कुछ हुआ, मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल व्यू में, तो मार्जिन में प्रेशर आता है, रॉ मटेरियल में भी अगर प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो भी मार्जिन में इफेक्ट होता है, तो ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। स्टार्ट करने के हिसाब से आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चरल बिजनेस है, जो मतलब
सीजनल भी अगर हो, क्वार्टर टू क्वार्टर सीजनल भी हो, लेकिन जो एवरग्रीन टाइप के बिजनेस, मतलब जो स्ट्रक्चरल है, उसमें मार्जिन्स में इफेक्ट नहीं आता। मार्जिन्स में आप देखोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे, पास डाटा देखोगे, तो आपको समझ में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स होती है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को हम देखेंगे, उससे हमको आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सिक्लिकल है या एवरग्रीन टाइप के बिजनेस है। मतलब एबिटा मार्जिन्स उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। एवरग्रीन बिजनेस से मेरा मतलब वही है। ठीक है, तो थोड़ी सी मतलब वॉलेटाइल है, सिक्लिकल है, कैपेक्स वगैरह होता है, डिमांड नहीं आएगी। देखो ये सब डिमांड का खेल है। यूएस में अगर डिमांड आती है तो वहाँ पे बहुत तेजी से मतलब स्टॉक खाली कर देते हैं पूरे रिटेलर्स। उसके बाद जब एक बार डी स्टॉकिंग होने के बाद वापस रीस्टॉकिंग करते हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, और जब जब डिमांड कम रहती है तो उतना परचेस ही नहीं करते, वो स्टॉकिंग ही नहीं करते, पहले अपने जो एग्जिस्टिंग जो सामान है उसको डी स्टॉक करने में लगाते हैं। मतलब सिंपल सा है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो भाई, आपकी दुकानदारी में एक क्वार्टर में बहुत डिमांड ही नहीं रहे कस्टमर की, तो आप नया माल परचेस करोगे क्या? नहीं ना। आप सिंपल सा है, पहले जो है उसको खाली करने पे ध्यान दोगे, फिर रीस्टॉकिंग करोगे। तो इसीलिए मैं वॉलेटाइल और सिक्लिकल बोला थोड़ा सा, कोई डिमांड के ऊपर भी रहता है और मार्जिन्स में भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकती है। देखो ऐसा नहीं है कि सिक्लिकल बिजनेस से पैसा नहीं बनता, लेकिन अगर आप, मैं क्या बोला, आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो इसको थोड़ा पकड़ने में कि कब कहाँ पे मतलब मार्जिन्स बढ़ेंगी, कहाँ कम जाएगी, बहुत सारे डाटा ट्रैक करना पड़ता है। आप सिंपल से स्टार्ट करो ना, जिसमें लिमिटेड वेरिएबल्स हैं, लिमिटेड आप ट्रैक कर सको, जो भी डाटा वगैरह है उससे आप सब बहुत मतलब एक इंटरेस्ट भी होता है आपको किस टाइप के बिजनेस पसंद है, और जिसमें की वेरिएबल्स कम हमको देखने पड़े, हमको समझ में आता हो वो बिजनेस, आप वहाँ से चालू करो। धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ते जाएगी तो आप ये सब बिजनेस को भी आप देख पाओगे कि कब कैसे साइकिल टर्न कर रही है, कहाँ पे हम बेटर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एक शॉर्ट मेरा समरी इंडोकॉन का, जो मैंने कॉन कॉल पढ़ी, और एक मतलब एक ओवरव्यू कि कैसे आप पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर सकते हो। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू फ्रेंड्स।